हाँ, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, बैलेंस शीट के बारे में। हाँ, आपको पता होगा कंपनी की बैलेंस शीट हमारी अब कैसे बनती है। सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, अमाउंट, यहाँ पे क्या आएगा, नोट नंबर, और यहाँ पे क्या आएगा, पार्टिकुलर। ठीक है, और हमारी बैलेंस शीट कितने पार्ट में डिवाइड है, 2 पार्ट में। पहले यहाँ पे क्या है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, और यहाँ पे हमारे क्या आता है, एसेट्स आता है, ये तो पता है। अब इक्विटी एंड लायबिलिटी हमारे कितने पार्ट में डिवाइड है, 4। सबसे पहले यहाँ पे हमारे क्या आता है, शेयर होल्डर फंड, क्लियर है। और इसके अंदर भी हमारे क्या क्या आता है, सबसे पहले शेयर कैपिटल, जहाँ पे आप क्या लिखते हो, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अमाउंट, क्लियर है। दूसरे नंबर पे हमारे यहाँ पे क्या आता है, रिजर्व एंड सरप्लस, जहाँ पे हमारे सारे रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस आता है, क्रेडिट वाला, और डेबिट वाला यहाँ से क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, क्लियर है। तीसरे नंबर पे यहाँ पे क्या आता है, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वॉरेंट, जो पैसा हमें किस पे मिल गया है, शेयर पे मिल गया, पर अभी वो फुली शेयर में कन्वर्ट यहाँ पे नहीं हुए हैं, हमें क्या दे दिया वहां पे इसने, वारंट दे दिया, क्लियर है। अगले यहाँ पे हमारा सेकंड यहाँ पे कौन सा बनता है, सब हेड, इसके अंदर शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव पेंडिंग अलॉटमेंट, मतलब यहाँ पे हमने शेयर इशू करे, क्लियर है, पर इसमें हमें कौन सा पैसा मिला अभी तक, एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का मिला नहीं, तभी हमारे किसके अंदर आएगा, अगर पूरा मिल गया होता तो कहाँ पे आ जाता, शेयर कैपिटल के अंदर आ जाता, क्लियर सी बात है। तीसरे नंबर पे हमारे यहाँ पे क्या आता है, नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी हमारी क्या होती है, जो 1 साल से ज्यादा तक हमें पे करनी होती है, क्लियर सी बात है। इसमें हमारे 4 होते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ पे क्या होता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, मतलब हम लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए उधार ले रहे हैं, तो इसके अंदर हमारे क्या आता है, डिवेंचर आता है, आपने देखा होगा एग्जांपल में। अगला हमारे यहाँ पे क्या आएगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, जब हमारी अकाउंटेड इनकम कम आ रही होती है हमारी किससे, इनकम टैक्स वाली इनकम से, तो हमारे ऊपर क्या होती है, लायबिलिटी हो जाती है, तो हमारे किसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा, क्लियर सी बात है। तीसरा हमारे यहाँ पे क्या आता है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, क्लियर है। इसके अंदर हमारे क्या आते हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर आता है, और प्रीमियम ऑन किस पे देते हैं, प्रेफरेंस शेयर, तो वो दोनों यहाँ पे हमारा आ जाएगा, क्लियर है। चौथे नंबर पे हमारे यहाँ पे क्या आता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, जो प्रोविजन आप किस पर्पस के लिए बना रहे हो, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, जैसे कि आप एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए बना रहे हो, रिटायरमेंट पर्पस के लिए कुछ बना रहे हो, क्लियर है। जैसे कि यहाँ पे होता है कि लीव इन्वेस्टमेंट, क्लियर है। अगला यहाँ पे हमारे क्या आ जाएगा, 4th नंबर पे करंट लायबिलिटी, जो लायबिलिटी हमें साल भर के अंदर क्या करनी है, पे करनी है, तो इसके अंदर हमारे सबसे पहले यहाँ पे हमारा क्या आता है, करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, जैसे मैंने बैंक लोन लिया 1 साल के अंदर वाला, तो मेरे किसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा। अगर 1 साल से ज्यादा वाला होगा तो किसके अंदर आएगा वो, मतलब ऐसा कोई भी आपने लोन लिया जिसपे आपको क्या देना है, इंटरेस्ट, तो आपका किसके अंदर आता है वो, शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर। फिर बाकी आपको देखना है कि वो 1 साल के बाद वाला है तो किसके अंदर आ जाएगा, लॉन्ग टर्म के अंदर, और 1 साल से अंदर है तो किसके अंदर आ जाएगा, शॉर्ट टर्म के अंदर, क्लियर है। सेकंड हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, अदर करंट लायबिलिटी। अदर करंट लायबिलिटी के अंदर हमारे इसके अंदर क्या आता है, फेमस कॉल्स इन एडवांस होता है एक तो, और दूसरा यहाँ पे क्या आ सकता है, कोई भी आउटस्टैंडिंग क्या रहा हो, एक्सपेंस रहा हो, वो इसके अंदर आता है। तीसरा हमारे यहाँ पे क्या आता है, डेफर्ड तो होता नहीं, तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रेड पेबल, और ट्रेड पेबल हमारा किसका सम होता है, क्रेडिटर प्लस बिल पेबल, इन दोनों के सम को हम क्या बोलते हैं, ट्रेड पेबल बोलते हैं, क्लियर है। डी हमारे यहाँ पे क्या आएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ऐसा प्रोविजन जो आप शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए बनाते हो, जैसे कि आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल
डेट या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, क्लियर है, वो हमारे किसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा। तो हमारा लायबिलिटी इक्विटी लायबिलिटी साइड यहाँ पे क्लियर हो गया। इसके अंदर हमारे मेन कितने हेड होते हैं, 4, क्लियर है। ये वाला तो आता ही है, मेन हमारे कितने हो गए यहाँ पे फिर 3। सबसे पहले क्या होता है, शेयर होल्डर फंड, इसके कितने पार्ट है, 3 पार्ट है। शेयर कैपिटल, जहाँ पे हमारे किसका सम आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस में क्या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। दूसरा क्या, रिजर्व एंड सरप्लस, जैसे जनरल रिजर्व, WCR, DRR, वो हमारे किसके अंदर आएंगे, इसके अंदर आएंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस से कौन सा बैलेंस, क्रेडिट वाला, डेबिट वाला यहाँ पे क्या हो जाता है, माइनस, क्लियर है। अगला क्या है, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, जो पैसा आपको शेयर इशू होने से पहले ही मिल गया एक तरीके से, मतलब अभी वो वारंट के रूप में है, क्लियर है, वो आपको किसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा। अगला आपका क्या है यहाँ पे, नॉन करंट लायबिलिटी, इसके अंदर कितने पार्ट होते हैं, 4। सबसे पहले क्या है, लॉन्ग टर्म बोरिंग, जो आपने लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए लोन लिया वो आपका क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग, जैसे कि क्या, टर्म बैंक लोन। दूसरा यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा, डिबेंचर, क्लियर है। अगला यहाँ पे क्या है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। देखो इसका क्या होता है, जब मेरी अकाउंटेड इनकम, मेरी टैक्सेबल इनकम से, टैक्सेबल इनकम क्या है, जैसे गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से, मतलब इनकम टैक्स है ना हमारा, उसके रूल के हिसाब से मेरी इनकम यहाँ पे मान लो कितनी आ रही है, 1 लाख, और जो मैंने अकाउंट के द्वारा इनकम निकाली वो मेरी कितनी आ रही है, मान लो 80,000। तो मैं कितने इनकम पे टैक्स दे रहा हूँ, यहाँ पे 80 पे दे रहा हूँ, पर देना कितना चाहिए, तो 20,000 से जो मैं कम दे रहा हूँ वो मेरे पे क्या है, लायबिलिटी है या नहीं है, क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अगला क्या है यहाँ पे मेरा, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, जो इन चारों में कहीं नहीं आता वो किधर आएगा, अदर लॉन्ग टर्म, जैसे कि यहाँ पे क्या आता है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑन डिवेंचर। दूसरे यहाँ पे क्या आएगा, जो प्रेफरेंस शेयर पे देते हो आप प्रीमियम, वो आप किस अंदर आएगा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के अंदर, वो कौन सी वाली, अदर, क्लियर है। अगला क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, जो आप लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए कोई प्रोविजन बनाते हो, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए क्या बनाओगे, एम्प्लॉइज के लिए बनाओगे, जैसे रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए कुछ भी बना रहे हो, तो आपका किसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा। अगले यहाँ पे हमारा क्या है, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी हमारे कितने होते हैं, 4। सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है हमारा, शॉर्ट टर्म बोरिंग, दूसरा क्या, अदर करंट, तीसरा ट्रेड पेबल, 4th नंबर पे क्या आता है। अब शॉर्ट टर्म बोरिंग के अंदर हमारे क्या है, जैसे बैंक लोन मैंने 1 साल वाला लिया, वो हमारे किसके अंदर आ जाएगा, शॉर्ट टर्म के अंदर, क्लियर सी बात है। अगला क्या है, अदर करंट लायबिलिटी, इसके अंदर क्या आता है, मेन हमारा कॉल्स इन एडवांस होता है, और एक क्या होता है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, क्लियर है। अगला यहाँ पे क्या, ट्रेड पेबल, क्रेडिटर प्लस बिल पेबल का सम यहाँ पे हमारा आता है, क्लियर है, या क्रेडिटर यहाँ पे आ जाएगा या फिर क्या आएगा, बिल पेबल, इसी के सम को हम क्या बोलते हैं, ट्रेड पेबल बोलते नहीं बोलते। अगला हमारे क्या यहाँ पे, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन हमारे, इसके अंदर हमारे क्या आता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। दूसरा क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जो हम शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए बनाते हैं, क्लियर है। तो ये वाली साइड क्लियर हो गई। अगली साइड करें, वहां पे कर दो इसे सेट वाले को। दिख तो रहा है शायद, हाँ। वैसे बनाना आपको यहाँ पे एक साथ है, नीचे यहाँ पे जगह नहीं हो रही इसलिए मैं वहाँ पे बना दे रहा हूँ। सेकंड नंबर पे हमारे यहाँ पे क्या होता है, एसेट होता है। एसेट के अंदर हमारे कितने टाइप बनते हैं, 2। पहले क्या होता है, नॉन करंट, दूसरा क्या होता है, करंट। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखूंगा, पहला नंबर डाल के नॉन करंट एसेट, क्लियर है। और इसके अंदर मेरा पहले नंबर पे यहाँ पे क्या आता है, PPE, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, जिसको हम ये बोलते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, क्लियर है। अब इसके अंदर भी हमारे मेन 4 चीजें आती है। सबसे पहले हमारे इसके अंदर क्या आता है, टेंजिबल एसेट्स। दूसरे नंबर पे इसके अंदर हमारे क्या आएगा, इंटेंजिबल। इंटेंजिबल क्या होता है हमारे से, गुडविल हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कोई फ्रेंचाइज का नाम हो गया, वो हमारे किसके अंदर आएगा, इंटेंजिबल। या फिर मैंने कोई माइनिंग के राइट ले लिए, वो मेरे किसके अंदर आएगा, इंटेंजिबल। यहाँ पे लिख भी देता हूँ। पहले नंबर पे क्या होगा, गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, और अगला यहाँ पे हमारे क्या हो जाए, जैसे माइनिंग राइट, कोई लाइसेंस वगैरह हो गया, वो हमारे किसके अंदर आएगा, इंटेंजिबल के अंदर आ जाएगा, क्लियर है। अगला हमारे क्या है, ऐसा भी तो हो सकता है टेंजिबल एसेट्स अभी इन डेवलपमेंट में हो, तो हमारे वो किसके अंदर आएगा,
कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। क्लियर है? और ऐसे इंटेंजिबल एसेट्स भी डेवलपमेंट में हो सकते हैं। जैसे मैं किसी चीज पे क्या कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, तो उसके अंदर मेरे किसके अंदर आएगा वो इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। क्लियर है? पहला यहाँ पे क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। बी पार्ट हमारे इसके अंदर क्या होता है? बी पार्ट इसके अंदर हो जाएगा एक तो डेफर्ड टैक्स एसेट। जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या निकल रही थी, लायबिलिटी निकल रही थी, ऐसे वहां पे हमारे क्या निकल रहा है, एसेट। अब समझो कि जो हमारे यहाँ पे एक अकाउंटेड इनकम और एक है टैक्सेबल इनकम। ये मान लो अभी ये 1 लाख आ रही है, ये कितना आ रहा है 80, तो मतलब मैंने टैक्स ज्यादा पे कर दिया, तो मेरा सरकार पे क्या निकल रहा होगा, एसेट। तो वो मेरे किसके अंदर आ जाएगा, डेफर्ड टैक्स एसेट के अंदर। क्लियर है? इसके अंदर अगला मेरा क्या आता है, नॉन ऑन करेंट इन्वेस्टमेंट। ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आपने लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए कर रखी हो। क्लियर है? वो हमारे किसके अंदर आ जाएगा, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट के अंदर। अगला हमारे इसके अंदर क्या आएगा, एक लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस आएगा ना, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। पिछले वाले केस में आपने लोन लिया था ना, इस वाले केस में आपने लोन किसी को दिया है या कोई एडवांसेस की पेमेंट करी है, तो आपका क्या हो जाएगा, वो लॉन्ग टर्म लोन है एडवांसेस। क्लियर है? अगला यहाँ पे क्या आता है, अदर नॉन करंट एसेट। क्लियर है? अब सेकंड यहाँ पे हमारे क्या बनेगा, एक तो मेरा हो गया नॉन करंट, दूसरा यहाँ पे क्या बनेगा मेरा करंट एसेट्स। क्लियर है? करंट एसेट्स के लिए सबसे पहले हमारे यहाँ पे क्या आएगा, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। जो आपने लोन या एडवांसेस किस पर्पस के लिए दिया, शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए, वो मेरा किसके अंदर आ जाएगा, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। अगले यहाँ पे हमारे क्या आ जाएगा, करंट इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट आपकी क्या है, करंट पर्पस के लिए है, मतलब 1 साल के अंदर वाली, वो आपकी किसके अंदर आ जाएगी, करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर। सी हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक क्या होता है अदर, पहले करंट इन्वेस्टमेंट हो गया, शॉर्ट टर्म हो गया। अगले यहाँ पे क्या आता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है, जिसके अंदर हमारे किस किस के बैलेंस आते हैं, कैश का आता है, बैंक का आता है, और क्या आता है यहाँ पे हमारा सिक्योरिटीज। डी हमारे यहाँ पे क्या होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बाद इन्वेंट्रीज, जिसके अंदर मेरा क्या आता है, स्टॉक का आता है। ई मेरा यहाँ पे क्या होगा, इन्वेंट्रीज के अलावा यहाँ पे ट्रेड पेबल था, तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल मेरा किसका सम होता है, डेटर प्लस बी आर का। क्लियर है? और भी कुछ रह गया क्या, क्या अदर करंट एसेट। क्लियर है? तो अभी मैंने क्या बताया यहाँ पे, पहला पार्ट क्या होता है, इक्विटी लायबिलिटी, दूसरा पार्ट क्या होता है मेरा एसेट। इक्विटी लायबिलिटी के अंदर क्या होता है, शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन, रिसीव पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट और करंट। इसके अंदर मेरा क्या होता है, एसेट। एसेट के अंदर कितने पार्ट होते हैं, 2। पहला क्या होता है करंट, दूसरा क्या होता है नॉन करंट। नॉन करंट के अंदर सबसे पहले हमारे क्या होता है पीपी, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट भी बोलते हैं। क्लियर है? इसके अंदर मेरे 4 पार्ट होते हैं। पहले क्या होता है टेंजिबल, दूसरा इंटेंजिबल, तीसरा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब इसके बारे में बात कर रहे हैं, टेंजिबल एसेट्स। क्लियर है? अगला मेरा क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। उसके बाद मेरा बी पार्ट यहाँ पे क्या आता है, डेफर्ड टैक्स एसेट। उसके बाद क्या हो जाएगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। और उसके बाद मेरा अगला क्या हो जाएगा यहाँ पे, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, जो आपने लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए दिए हैं। अगला क्या है यहाँ पे, अदर नॉन करंट एसेट। अब करंट एसेट्स के अंदर भी मेरे कितने पार्ट होते हैं, 6। पहले क्या होगा यहाँ पे, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, जैसे यहाँ पे लॉन्ग टर्म है। अगले यहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट इन्वेस्टमेंट। इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसके अंदर मेरे क्या आता है, कैश आता है, बैंक आता है, और क्या होता है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती है। अगला क्या है मेरा, इन्वेंटरी, जहाँ पे मेरा क्या आता है, स्टॉक आता है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल, जो किसका सम होता है, डेटर प्लस बी आर का। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे, अदर करंट एसेट्स। क्लियर है? आगे चलिए। पहले भैया ने कहा था बैलेंस शीट समझा दे, बट तभी समझ में आएगा, इसलिए बता रहा था। देखो नहीं हो गया, नहीं ठीक है।
अब प्रॉफिट एंड लॉस बता देता हूँ। बुक में लिखा है कल तक आ जाएगा। बुक में लिखा है वो अच्छे तरीके से। वो हेड्स और हेड वाले नोट्स में भी तो है। बस प्रॉफिट एंड लॉस 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। फिर चालू करेंगे। ओ भाई क्या कर रहे हो? इसमें मारते बस जी भाई वो होगा क्या चल रहा है? आगे करूं? अब साथियों एक पीछे मत बोलना यार। हाँ अगला यहाँ पे क्या बना रहा हूँ मैं? प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर है? ये मेरा अमाउंट हो जाएगा एक पार्टिकुलर, यहाँ पे जाएगा स्टेटमेंट। हाँ तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे क्या आता है फर्स्ट नंबर पे? RFO, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्लियर है? उसके बाद मेरा सेकंड नंबर पे यहाँ पे क्या आता है? अदर इनकम। क्लियर है? जो मैं अदर सोर्स से कमाता हूँ। क्लियर है? जैसे रेंट रिसीव हो गया। क्लियर है? या इन्वेस्टमेंट पे कोई इंटरेस्ट वगैरह मिल गया, वो मेरे किसके अंदर आएगा? अदर इनकम के अंदर। तीसरा मेरा यहाँ पे क्या होगा? इन दोनों का सम, टोटल रेवेन्यू। जैसे इसका कुछ सम आ रहा होगा और इसका सम, दोनों को क्या कर दूंगा? प्लस करके यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा? टोटल रेवेन्यू। क्लियर है? फोर्थ नंबर पे मेरे यहाँ पे क्या आता है? एक्सपेंसेस। पहले नंबर पे हमारे इसके अंदर कौन सा एक्सपेंस आएगा? यहाँ पे फर्स्ट पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कितना मटेरियल मैंने कंज्यूम करा है, या रॉ मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा। क्लियर? सेकंड नंबर पे हमारा क्या आएगा? परचेज इन स्टॉक। क्यों हो सकता ना? हाँ तीसरे नंबर पे क्या आएगा यहाँ पे हमारा? फाइनेंस कॉस्ट। क्लियर है? फोर्थ नंबर पे हमारा क्या आता है यहाँ पे? डेप्रिसिएशन और क्या बोलते हैं? एंड अमोर्टाइजेशन। क्लियर है? फिफ्थ नंबर पे हमारे यहाँ पे क्या आता है? एम्प्लॉइज बेनिफिट के लिए जो भी हमने कुछ स्कीम वगैरह जो भी करेंगे वो हमारे किसके अंदर आएगा? इसके अंदर आएगा। सिक्स नंबर पे हमारे क्या आता है यहाँ पे? अदर एक्सपेंसेस, जो हमारे इसके अंदर नहीं आ रहे। क्लियर है? ये हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। अब इनका भी क्या करना है आपको? टोटल। और टोटल करके यहाँ पे हमारा फिफ्थ नंबर पे क्या आएगा? टोटल एक्सपेंसेस। क्लियर है? यहाँ पे टोटल कर देना इन सबका। कोई छूटा तो नहीं ना इसमें से? क्लियर है? टोटल एक्सपेंसेस आ जाएगा। और सिक्स नंबर पे मेरा यहाँ पे क्या निकलेगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? PBT। क्लियर है? ये हम कैसे निकालते हैं? जब मैं यहाँ पे थर्ड वाले में से फोर्थ क्या कर दूंगा? माइनस। तो मेरा यहाँ पे क्या निकल जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें से क्या माइनस करना है? टैक्स। क्लियर है? टैक्स आपको बता रखा होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या निकल जाएगा? 7 नंबर पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बस इसका यही होता है। क्लियर है? वो मेरे किसके अंदर आएगा? यहाँ पे रेट आपको बता रखा होगा, उतना रेट आपको यहाँ पे लगाना है
और माइनस होगा तो क्या लगाऊंगा, ब्रैकेट। क्लियर है, ये स्टेप होता है इसके अंदर हमारा। सबको कोई दिक्कत तो नहीं, जितना मेरा मटेरियल यहाँ पे कंज्यूम हो वो मेरे इसके अंदर आ जाएगा। क्लियर है। परचेज, जितना मैंने परचेज करा है, फाइनेंस कॉस्ट, जो फाइनेंस वगैरह में जैसे कि एक वो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है, वो हमारा फाइनेंस का ही तो कॉस्ट है। अगला क्या, डैप वगैरह तो आपको पता है, ये डैप किस पे लगे, टेंजिबल पे, और अमोर्टाइजेशन जो है इंटेंजिबल पे लगे। एम्प्लॉइज की बेनिफिट के लिए कोई स्कीम वगैरह बना रखी है, वो हमारे किसके अंदर इसके अंदर, और अदर एक्सपेंस जो इसके अंदर ना है वो हमारे किसके अंदर अदर एक्सपेंस। क्लियर है। और यहाँ पे एक और भी आता है चेंज इन स्टॉक करके, चेंज इन स्टॉक होता है, चेंज इन इन्वेंटरी, वो भी लिख लेना होता है, वो भी लिख लेना है। क्लियर है। और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, टोटल एक्सपेंस। टोटल एक्सपेंस में से टोटल रेवेन्यू माइनस करके यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और टैक्स माइनस करके यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब चले आगे, कॉमन सेंस का पहले कंपैरेटिव बता देता हूँ। दिस इज इजी क्वेश्चन। वो तो पेपर में करके आए थे कंपैरेटिव वगैरह, नहीं वो की छोड़ा है। कौन से भैया मेरे आए थे पहले 25, हाँ, के बाद में आए मेरे प्री बोर्ड में कितना है, प्री बोर्ड में पता है, प्री बोर्ड में 35, प्री बोर्ड में 35 पास तो हो गए। पास तो तब हम तो किसी से हाँ चले, हाँ सामने हमारे ना कुछ टूल्स होते हैं जिसके कारण हम अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वगैरह जान पाते हैं किसी कंपनी की। ये टूल्स क्या होते हैं, सबसे पहले हमारे यहाँ पे चार, वैसे 5-6 होते हैं, यहाँ पे 4 की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हमारे क्या होता है, पहले नंबर पे कंपैरेटिव होता है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना के हम जान पाते हैं। दूसरा कॉमन साइज स्टेटमेंट होता है। तीसरे नंबर पे हमारा यहाँ पे क्या होता है, रेशियो होता है, जिसको हम अकाउंटिंग रेशियो भी बोलते हैं। फोर्थ नंबर पे यहाँ क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक और होता है यहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस, और भी होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट वगैरह। क्लियर है। ये 3-4 होते हैं, नाम याद कर लेना, आ सकते हैं 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में। क्लियर है। तो अभी हम किसकी बात करेंगे यहाँ पे, कंपैरेटिव में किसकी, कॉमन साइज की। क्लियर है। याद कर लेना है ना, रेशियो, कैश फ्लो, कॉमन साइज, कंपैरेटिव टूल्स होते हैं। एनालाइज आएगा भैया, हाँ ट्रेंड एनालाइज ये आएगा नहीं, बस ऐसे ही नहीं रैंडम। बड़ा मिल जाएगा, वो भी क्लास में पढ़ेगा। क्लियर है। आगे चले, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, कंपैरेटिव की। हाँ, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। क्लियर है। ये हम 2 चीजों का बनाते हैं। सबसे पहले हम किसका बनाएंगे, बैलेंस शीट का। दूसरा, इधर देखो आप, सबसे पहले हम किसका बनाएंगे यहाँ पे, बैलेंस शीट का। दूसरे नंबर पे हम किसका बनाएंगे यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस का। क्लियर है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन एक तो इंट्रा पीरियड में करते हैं, और दूसरा किस में करते हैं, इंट्रा फर्म में। एक तो पीरियड के रूप में करते हैं, एक फर्म के रूप में करते हैं। क्लियर है। क्या करते हैं हम वहाँ पे, कंपैरिजन करते हैं। और यहाँ पे हम 2 चीजों में करेंगे। सबसे पहले किस में करेंगे, बैलेंस शीट में, उसके बाद किस में करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। जैसे कि अभी मैं कौन सा बता रहा हूँ यहाँ पे, बैलेंस शीट वाला। तो यहाँ पे देखो इसके कैसे बनेगा। ऊपर यहाँ पे क्या लिखना है आपको, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। हाँ, ऊपर आपको क्या लिखना है यहाँ पे, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट एज एट, जो भी दे रखा हो। क्लियर है कि अब ऐसा लिखना है, इसके मार्क्स करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इधर देख लो, इजी आता है वो, पार्टिकुलर। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रीवियस ईयर का क्या अमाउंट। हमेशा यहाँ पे सबसे पहले प्रीवियस ईयर का लिखना है। क्लियर है, भले वहाँ पे जैसे भी दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखोगे, करंट ईयर का। क्लियर है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या निकालना है, एब्सोल्यूट
चेंज या वैल्यू। क्लियर है? इसको मान लो क्या ए, इसको बी, और यहाँ पे मेरे को सी निकालना है तो मैं क्या करूंगा बी माइनस ए। क्लियर है? अगर पॉजिटिव में आया तो प्लस में लिखना है, नेगेटिव में आया तो किस में लिखना है, ब्रैकेट में। क्लियर है? अगला यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको किस में लिख लेना है, परसेंटेज वैल्यू में। ये मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं क्या बोलूंगा डी, या फिर मैं सही से कर देता हूँ इसे, हाँ यहाँ पे डी कैसे आएगा, ये मेरा जो भी सी आया उसको मैं ऊपर रखूंगा और कंपैरिजन किससे कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर से, तो यहाँ पे ए रख दूंगा और इनटू में क्या हो जाएगा, यहाँ पे परसेंटेज है तो 100। क्लियर है? जैसे कि मैं यहाँ पे किसका बना रहा हूँ, बैलेंस शीट का, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी। वहां पे आपको मिक्सअप में भी दे सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज किसके अंदर आएगी। क्लियर है? जैसे यहाँ पे मैंने इक्विटी एंड लायबिलिटी, और इसके अंदर पहले हमारे क्या बनता है, यहाँ पे शेयर होल्डर फंड। जैसे मान लो इसका बैलेंस दे रखा है यहाँ पे मेरे को, इस साल का दे रखा है 1 लाख प्रीवियस ईयर का, और इस साल का कितना दे रखा है 2 लाख। क्लियर है? अगला यहाँ पे इसके बाद क्या आता है मेरे यहाँ पे, रिजर्व एंड सरप्लस। इसका मान लो कितना दे रखा है इस साल का 3 लाख, और इस साल का कितना दे रखा है 1.5 लाख। क्लियर है? सेकंड नंबर पे मेरे यहाँ पे क्या आएगा, ये पार्ट है ना इसका, हाँ। सेकंड नंबर पे मेरे यहाँ पे मान लो दे रखा है मेरे को नॉन करंट लायबिलिटी। मान लो मेरे को कितना दे रखा है यहाँ पे 2 लाख, और यहाँ पे कितना दे रखा है 5 लाख। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा करंट लायबिलिटी, यहाँ पे मान लो कितना दे रखा है 4 लाख, और यहाँ पे कितना दे रखा है 7 लाख। क्लियर है? उसके बाद अब यहाँ पे क्या करोगे, इसके बाद तो कुछ होता नहीं है, उसके बाद क्या कर दोगे यहाँ पे टोटल, और यहाँ पे मैं करंट लायबिलिटी का ही मान के चल रहा हूँ। क्लियर है? आपको इसके अंदर का दे रखा हो तो ए करके लिखोगे, ऐसे करके। क्लियर है कि करंट लायबिलिटी के अंदर क्या आता है, शॉर्ट टर्म बोरिंग, तो शॉर्ट टर्म बोरिंग यहाँ लिखा, फिर 4 लाख, फिर 7 लाख, और कैसे करके प्रीवियस ईयर का 4 लाख है और करंट ईयर का कितना है 7 लाख। क्लियर है? टोटल आ जाएगा। उसके बाद मान लो यहाँ पे मेरे को एसेट साइड भी दे रखा है। क्लियर है? सेकंड पॉइंट, फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे क्या आता है नॉन करंट असेट, दूसरे नंबर पे यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका करंट असेट। यहाँ पे मान लो पिछले साल का मेरे को कितना, इस साल का दे रखा है 20 लाख, और पिछले साल का दे रखा है 15 लाख, और करंट असेट्स भी मान लो यहाँ पे 10 लाख दे रखा है, और कितना दे रखा है 5 लाख। अब क्या निकालोगे इन दोनों के बीच का चेंज, कैसे निकालेंगे, बी माइनस ए, इसमें से मेरे को ये माइनस करना है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 लाख, यहाँ पे कितना आ जाएगा, और आपको यहाँ पे लाख के पीछे 0 लगा के लिखना है, तो यहाँ पे एल। क्लियर है? 5 में से 2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना जाएगा 3 लाख, 7 में से 4 यहाँ पे कितना आएगा 3 लाख, और यहाँ पे क्या कर देनी है लाइन। बस भाई इतना फॉर्म में बता दे, हाँ ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे टोटल, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 2 4 8.5 आएगा ना, यहाँ पे कितना आएगा 10 17। क्लियर है? इन दोनों, ये नहीं कि यहाँ से इसको भी टोटल करोगे, अब क्या निकालना है चेंज, 17 और 8 में कितने का चेंज है। क्लियर है? ऐसे अब इसका निकाल दो चेंज, कितना आ जाएगा 5 लाख, हाँ यहाँ पे कितना आएगा 5 लाख। अब निकालो यहाँ पे कितना आएगा 20 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 30। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 10 लाख। अब परसेंटेज में निकालना है, कैसे निकालूंगा, पहले 1 लाख लिखूंगा ऊपर, 1 लाख लिख दिया, इसके अपन में क्या आएगा प्रीवियस ईयर कितना है 1 ही लाख है, और इनटू में क्या करना है मेरे को 100, तो निकाल के कितना ही आ जाएगा ये 100% आ जाएगा। बोल रहे थे लोग, क्लियर है? हाँ अगला कैसे निकालोगे, अगले में क्या रखोगे यहाँ पे 1.5 लाख रखोगे। क्लियर है? और अपोन में क्या आ जाएगा प्रीवियस ईयर कितना दे रखा है 1.5 लाख, इसका भी वही आ जाएगा 100%, ये से कट जाएगा। अगले वाले का बताना कितना आएगा, यहाँ पे कितना रखूंगा मैं 3 लाख, नीचे 2 लाख, यहाँ पे मेरे को एब्सोल्यूट चेंज रखना है, अपोन में क्या रखूंगा प्रीवियस ईयर का कितना 2 लाख, 150%, कितना आ जाएगा यहाँ पे 150%। ऐसे करके आपको क्या कर देना है सोल्व कर देना है। क्लियर है? हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट का मैंने क्वेश्चन उठाया है,
सेकंड बुक से, कंपनी का नाम है यहाँ पे हमारा एक्स लिमिटेड, क्लियर है। पेज नंबर है A.9। यहाँ पे हमको दे रखा है बैलेंस शीट दे रखी है, इक्विटी एंड लायबिलिटी और क्या दे रखा है, एसेट दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें इक्विटी एंड लायबिलिटी दे रखी है, तो यहाँ पे मैं इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखूंगा फर्स्ट नंबर पे, इक्विटी एंड लायबिलिटी, क्लियर है। अब इक्विटी एंड लायबिलिटी में यहाँ पे क्या देगा, शेयर होल्डर फंड, तो यहाँ पे शेयर होल्डर फंड यहाँ पे इसी के अंदर आता है, तो यहीं पे लिखूंगा शेयर होल्डर फंड, क्लियर है। और उसके अंदर मेरे को क्या बता रखा है यहाँ पे, मेरे को शेयर कैपिटल, यहाँ पे मैं लिखूंगा शेयर कैपिटल, क्लियर है। कितना दे रखा है मेरे को, एक तो प्रीवियस ईयर दे रखा है, क्या दे रखा है, करंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर यहाँ पे मेरे को कितना दे रखा है, 12 लाख, तो यहाँ पे मैं 12 लाख लिखूंगा। और करंट ईयर का मेरे को यहाँ पे कितना दे रखा है, 18 लाख, तो यहाँ पे कितना लिखूंगा, 18 लाख। सबसे पहले आपको ये लिखना सबका करंट और प्रीवियस ईयर। सेकंड नंबर पे क्या दे रखा है, नॉन करंट, तो नॉन करंट इसका अगला हेड है, नॉन करंट लायबिलिटी। अब देखेंगे इसके अंदर क्या दे रखा है मेरे को, लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग मेरा इसी के अंदर आता है, लॉन्ग टर्म बोरिंग। और लॉन्ग टर्म बोरिंग में मेरे को क्या दे रखा है, डिवेंचर, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा 8% डिवेंचर। जैसे दे रखा है वैसे ही लिखना है। अब इसका मेरे को करंट और प्रीवियस देखना है, प्रीवियस भी इसका 6 है, करंट भी कितना 6 है, तो यहाँ पे कितना लिखूंगा 6 लाख, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 6 लाख, ओके। अगला मेरे को यहाँ पे क्या दे रखा है, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी अगला है, वही मेरा आता है किसके अंदर है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, तो इसी के अंदर मैं नीचे लिखता जा रहा हूँ। कभी कभार मिक्सअप दिया होता है तो आपको अरेंज सही से करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, ट्रेड पेबल। कितना दे रखा है ट्रेड पेबल यहाँ पे मेरे को, 3 और 6। 3 मेरे को कब दे रखा है, प्रीवियस का, और 6 करंट का, 3 लाख, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 लाख, क्लियर है। अगला मेरे को यहाँ पे क्या दे रखा है, टोटल दे रखा है, तो आप इनको टोटल कर दो यहाँ पे। कितना आ जाएगा, 12 6 18, 18 3 कितना हो जाएगा 21 लाख, और इसका कितना आ जाएगा 6 6 12 30 लाख। ये ओके है। अब बाकी एसेट साइड का भी लिख दो, फिर बाद में वो चेंज वगैरह निकाल देना। एसेट साइड का मेरे को यहाँ पे क्या दे रखा है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, तो इसी के अंदर आता है ये नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में भी क्या दे रखा है पहले, पीपी, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट। कितना कितना दे रखा है यहाँ पे, 18 लाख और 15 लाख। 15 लाख मेरा प्रीवियस ईयर का है, और 18 लाख किसका दे रखा है मेरे को, करंट ईयर का, क्लियर है। आगे मेरे को यहाँ पे क्या दे रखा है, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स अगला है, और करंट एसेट्स में कुछ दे रखा है, हाँ दे रखा है। यहाँ पे 2 चीजें दे रखी है, तो ट्रेड रिसीवेबल, दूसरे क्या दे रखे हैं यहाँ पे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो इसी के अंदर आता है। तो ए करके यहाँ पे क्या लिखूंगा, सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ट्रेड रिसीवेबल यहाँ पे कितना दे रखा है, 5 और 10। 5 मेरा प्रीवियस ईयर का दे रखा है, और 10 मेरा किसका दे रखा है, करंट ईयर का। आगे मेरे को यहाँ पे क्या दे रखा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 1 लाख पिछले साल का है, और 2 लाख करंट ईयर का है, क्लियर है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखना है, उसमें चेक करना है कंपैरेटिव बनाना है या कॉमन साइज। यहाँ पे क्या बनाना है, कंपैरेटिव, वो भी किसका, बैलेंस शीट का। तो फॉर्मेट हमारे क्या बनेगा, यहाँ पे पार्टिकुलर आएगा, यहाँ पे नोट नंबर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज और क्या, परसेंटेज चेंज। उसके बाद जैसे आपको दिया वैसे आपको यहाँ पे नोट कर देना, और ये चेक करना है कि जो भी जिसके अंदर आ रहा है वो अरेंजमेंट में आ रहा है या नहीं आ रहा। जैसे कि शेयर कैपिटल मेरे किसके अंदर आता है, शेयर होल्डर फंड के अंदर। करंट नॉन करंट लायबिलिटी मेरे क्या आएगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग। तो वैसे आपको अरेंज करके लिखना है, और क्या लिखना है, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। और यहाँ पे इनका टोटल भी दे रखा था, टोटल कर देते हैं। कितना दे रखा है यहाँ पे, 15 5 कितना हो जाएगा, 21 लाख। और यहाँ पे कितना दे रखा है, 10 18 कितना हो जाएगा, 30 लाख।
क्लियर है? अब मैंने ये लिख लिया। अब उसके बाद आपको क्या निकालना है? यहाँ पे चेंज निकालना है। 18 और 12 में कितने का चेंज है? 6 लाख का। तो यहाँ पे कितना लिख दूंगा मैं? 6 लाख। अब ये मेरा आया कैसे? मैंने 18 लाख में से 12 लाख माइनस कर दिया, मतलब क्या करा मैंने? b माइनस a। ऐसे अगले वाले का निकाल दो। 6 6 क्या हो जाएगा? 0, खाली छोड़ दिया। 6 और 3 में क्या हो जाएगा? 3 लाख। कोई दिक्कत तो नहीं है? 30 और 21 में कितना हो जाएगा? 9 लाख। अगला 18 और 15 में कितना हो जाएगा? 3 लाख। 10 और 5 में कितना हो जाएगा? 5 लाख। वो माइनस प्लस का ध्यान रखना के लिए है। 2 लाख में से 1 लाख गया तो कितना बचेगा यहाँ पे? 1 लाख। आगे मेरे को यहाँ पे क्या दे रखा है? 30 में से 21 गया तो यहाँ पे कितना होगा? 9 लाख। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब मेरे को यहाँ पे क्या निकालना है? चेंज। चेंज में कैसे निकालूंगा? सबसे पहले वाले का निकालना है। कैसे करूंगा? यहाँ पे 6 लाख में 12 लाख। प्रीवियस ईयर कितना दे रखा है? 12 लाख। और इनटू में क्या करना है आपको? 100। 0 से 0 काट दो, 3 से 3 0। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 50%। यहाँ पे कितना लिखूंगा मैं? 50%। क्लियर है? अगले वाले का यहाँ पे कितना आ जाएगा? कुछ आएगा ही नहीं। 100%। अगले यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 और 3 दे रखा है तो सिंपल कितना आ जाएगा? 3 के नीचे 3 रखूंगा तो 100%। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9 लाख अपन में कितना रखना है मेरे को? 70%। 21 लाख हो जाएगा। इंटू में क्या हो जाएगा यहाँ पे? 100। 70%। कितना आ रहा है? 70%। 70 आ जाएगा। क्लियर है? 70 कैसे आ जाएगा? हाँ हाँ, यहाँ पे 7 में से काटेंगे 7 4 से 42.86। क्लियर है? यहाँ पे कितना आएगा? 42.86%। एक्यूरेट निकालना है, हमेशा 2 पॉइंट तक निकालना। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? अगले वाले के यहाँ पे निकालो। 3 लाख अपोन में क्या आ जाएगा? 15। कितना हो जाएगा? 1/5। 20% हो जाएगा। इसका कितना आ जाएगा? यहाँ पे 5 और 5 100%। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 100%। 1 लाख ही है ना? 100%। 100%। और यहाँ का निकालते हैं। कितना आ जाएगा? 42.86%। हमेशा इसका टोटल क्या होगा? बराबर। जैसे हमारे बैलेंस शीट के इक्विटी एंड एसेट का टोटल क्या होता है? बराबर। क्लियर है? मैं एक बार वो बता दो, जैसे माइनस वाला बता देना। माइनस वाले एक कैलकुलेशन करके बता दो। जैसे प्रीवियस ईयर वाला जैसे ज्यादा हो और करंट ईयर वाला कम, तब माइनस में आता है ना, तो वो कैलकुलेशन बता दो। यहाँ दिखाई दे रहा है? बता दो उस पर। ये 6 वाला बता दो। अरे वो माइनस में आता है 6 लाख। ये वाला? हां, ये और ये प्रीवियस वाला करंट तो कंपेयर किया वाला नॉन करंट करके माइनस में माइनस 1 लाख। तो हाँ, एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। हां, नहीं एक बार माइनस में रहना। हाँ, जैसे कि आपको प्रीवियस ईयर करंट ईयर दे रखा है। क्लियर है? यहाँ मान लो कितना दे रखा है? 1 लाख। यहाँ पे कितना दे रखा है? 50,000। तो यहाँ पे आपका एब्सोल्यूट चेंज यहाँ पे कितना आ जाएगा? 50,000 आ जाएगा। ये तो हो गया सिंपल। किसमें आ रहा है? ये पॉजिटिव में आ रहा है। अगला यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रखा है 2 लाख। यहाँ पे कितना दे रखा है? 1 लाख। तो इस केस में अगर इसको इसमें से माइनस करते हैं ना, तो माइनस का यहाँ पे कितना आ रहा है? 1 लाख। तो यहाँ पे मैं माइनस का 1 लाख लिखने के लिए क्या यूज करूंगा? ब्रैकेट। और इसका जब मैं परसेंटेज भी निकालूंगा तो वो भी कैसे लगा करूंगा? ब्रैकेट लगा। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? जैसे कि मान लो यहाँ पे एग्जांपल, मान लो यहाँ पे कितना रहा होगा? 5 लाख रहा होगा। तो 5 में से 6 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? 1 लाख माइनस का आएगा मान लो इधर। और माइनस का लिखने के लिए क्या यूज करूंगा? ब्रैकेट। अब 1 के नीचे मैं 6 रखूंगा तो जो भी यहाँ पे परसेंटेज आएगी वो भी मेरी किस में आएगी? माइनस में आएगी। क्लियर है? हाँ, तो अभी हमने क्या पढ़ा था? कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट। हमारा अगला टॉपिक क्या है यहाँ पे? कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर है? तो इसका भी फॉर्मेट हमारा सेम तरीके से बनता है। कैसे? सबसे पहले यहाँ पे 4 कॉलम बनाना। क्लियर है? पहला वाला हमारा किसका रहता है? पार्टिकुलर का। ठीक है? दूसरे वाले में हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? प्रीवियस ईयर का अमाउंट। अगले वाले में क्या लिखेंगे? करंट ईयर का अमाउंट। और इन दोनों का हम क्या निकालते हैं यहाँ पे? चेंज। मतलब उसको हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट चेंज। इसको हम ए मानते हैं, इसको बी, और इसको हम क्या मानते हैं? सी। और ये आता किससे? जब बी में से ए माइनस कर देते। क्लियर सी बात है? और आखिरी वाले को हम क्या बोलते हैं? परसेंटेज चेंज।
इसका आंसर किस में आता है? परसेंटेज में। और इसका फॉर्मूला हमारा क्या है? इसको हम डी से डिनोट करते हैं, क्लियर है। और कैसे आएंगे? जो हमने सी निकाला है सी रखेंगे और कंपेयर करते हैं ना प्रीवियस ईयर से, तो इसके नीचे क्या आएगा? यहाँ पे ये आएगा। और परसेंटेज निकाले तो इनटू में क्या हो जाएगा इधर? 100। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। और ऊपर आपको लिखना है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, ऐसे। तो अभी मैंने आपको एक बुक का क्वेश्चन लिया है, बुक के क्वेश्चन के अंदर लिख रखा है यहाँ पे, तो मैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाने किसका? प्रॉफिट एंड लॉस। हमें यहाँ पे वैल्यू दे रखी है किसकी? आरएफओ की, अदर इनकम की, एक्सपेंस की और क्या? टैक्स रेट की। क्लियर है? तो सबसे पहले जो अमाउंट वहाँ पे दे रखे हैं उसको हम सिस्टमैटिक मेथड में यहाँ पे रखेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हमारे इनमें से क्या आएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जैसे हमने फॉर्मेट में पढ़ा था। तो फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे क्या लिखूंगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्लियर है? अब यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे प्रीवियस ईयर का अमाउंट कौन सा है? 2019 वाला ना, कितना है? 20 लाख। तो यहाँ पे भी कितना लिखूंगा मैं? 20 लाख। और करंट ईयर का कितना है वहाँ पे? 30 लाख। तो यहाँ पे कितना लिखूंगा मैं? 30 लाख। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अगला अदर इनकम, अदर इनकम इसके अगला स्टेप है, तो यहाँ पे लिखूंगा सेकंड क्या? अदर इनकम। अब देखोगे यहाँ अदर इनकम में क्या दे रखा है? परसेंटेज की फॉर्म में दे रखा है। और यहाँ पे लिख क्या रखा है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का है ये परसेंटेज। तो मेरे को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, कितना दे रखा है यहाँ पे? इस वाले ईयर का मतलब करंट ईयर का कितना? 30 लाख। और प्रीवियस ईयर का कितना? 20 लाख। तो मेरे को उन्हीं से कंपेयर करके क्या करना है? ये निकालना है। सबसे पहले देखो अदर इनकम। अभी मैं कौन सी ईयर का निकाल रहा हूँ? प्रीवियस ईयर का निकाल रहा हूँ। क्लियर है? कैसे निकालूंगा? प्रीवियस ईयर का आरएफओ लूंगा, मतलब क्या? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 20 लाख। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, कितना है यहाँ पे? 20 लाख। और 20 लाख का कितना परसेंट मेरे को निकालना है यहाँ पे? 20%। क्वेश्चन खुद ही बता रहा है अदर इनकम 20% है मेरे किसका? आरएफओ का। तो आरएफओ मेरा कितना है? 20 लाख। यहाँ पे इसका मैं कितना परसेंट निकालूंगा? 20%। और इसका 20% मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पे? 4 लाख। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अब ये 4 लाख अदर इनकम है ना, और किसका? ये प्रीवियस ईयर का। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 4 लाख। ऐसे ही मेरे को किसका निकालना है? अब करंट ईयर का। करंट ईयर का देखो कितना दे रखा है? 30 लाख। और मेरे को अदर इनकम निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? 30 लाख का कितना परसेंट बोल रही है? 15% निकालो। इसका 15% कितना आ जाएगा यहाँ पे? 4.5 लाख। क्लियर है? 15 फोन में 100 हो जाएगा, इससे ये 2 जीरो काट दोगे तो आपके यहाँ पे कितने आ जाएगा? 4.5 लाख। यहाँ पे मैं कितना लिखूंगा? 4.5 लाख। अदर इनकम मेरा हो गया। अब अगला देखो यहाँ पे क्या दे रखा है? एक्सपेंस। एक्सपेंस का भी हो, यहाँ पे क्या बोल रहा है वो? 60% निकालो और क्या 50%। तो सेम मैं ऐसे निकाल दूंगा एक्सपेंस का भी। तो देखो एक्सपेंस मेरे को निकालना है। क्लियर है? एक तो प्रीवियस ईयर का, दूसरा क्या? करंट ईयर का। क्लियर है? ये आपका वर्किंग नोट का पार्ट रहेगा। क्लियर है? अब प्रीवियस ईयर का कितना परसेंट बोल रहा है वो? 50%। अब 20 लाख का मेरे को 50% यहाँ पे क्या करना है? निकालना है। तो कितना आ जाएगा मेरा 20 लाख का 50% इधर? 10 लाख। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला एक्सपेंस। अब मेरे को किसका निकालना है? करंट ईयर का। करंट ईयर के यहाँ पे मेरे को कितना दे रखा है? आरएफओ 30 लाख। और इसका वो कितना परसेंट निकालने को बोल रहा है? 60%। तो इसका मैं कितना निकालूंगा? 60%। तो मेरे यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये 18 लाख। यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा। अब तीसरा पॉइंट क्या होता है? इन दोनों को हम टोटल करते हैं ना, तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा? टोटल रेवेन्यू। इनकी मेरे को क्या करनी है? टोटलिंग। कितना आ जाएगा यहाँ पे? 24 लाख। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 34,50,000। क्लियर है? यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके बाद मेरा अगला स्टेप किसका होता है? यहाँ पे एक्सपेंस का। और एक्सपेंस का यहाँ पे कोई कॉलम तो दे नहीं रखा है इसके हेड वगैरह। सिंपल मैंने एक्सपेंस का परसेंटेज दे रखी, जो मैंने यहाँ पे निकाल लिया। अब मैं अमाउंट डाल दूंगा। प्रीवियस ईयर का कितना है यहाँ पे? 10 लाख। तो प्रीवियस ईयर वाले में कितना लिखूंगा यहाँ पे?
कोई दिक्कत तो नहीं है। और करंट ईयर में यहाँ पे कितना दे रखा है 18 लाख, तो यहाँ पे कितना लिखूंगा मैं 18 लाख, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके बाद मेरा अगला स्टेप यहाँ पे क्या होता है, रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करते तो मेरा क्या आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, और माइनस करना तो इनको मैं क्या करूंगा ब्रैकेट लगाऊंगा ना, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा प्रॉफिट बिफोर, ऐसे लिख देना प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं पीबीटी। कैसे आएगा मेरा इधर 24 में से 10 माइनस करूंगा तो यहाँ पे मेरे कितना आ जाएगा ये 14 लाख, और 34,50,000 में से 18 लाख है तो यहाँ पे मेरा कितना बचेगा, ये तो बचेगा 50,000, और यहाँ पे कितना बच जाएगा मेरा 16,50,000। क्लियर है। अब इसके बाद मेरे अगले स्टेप में यहाँ पे मेरा क्या रहता है टैक्स, जिसको मैं कैसे करके लिखते हैं यहाँ पे माइनस टैक्स, और टैक्स का रेट मेरे को यहाँ पे कितना दे रखा है 30% जो करंट ईयर का है, और प्रीवियस ईयर का कितना है उसका भी 30% दे रखा है, तो यहाँ पे कितना लिखूंगा 30% लगाना है। क्लियर है। अब इसका 30% मेरा कितना आ जाएगा 14 लाख का 30%, आप देखो मैं निकालता हूँ, तो 14 लाख का 30%, 0 से 0 कट के 14 3 जब मेरा कितना होता है 42, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा इसका 30%, सही आ रहा है ना 42, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितना आ गया यहाँ पे 4,20,000, यहाँ पे कितना लिखूंगा मैं 4,20,000 माइनस का, और सेम एज ही 16,50,000 का यहाँ पे निकाल लोगे, तो 16,50,000 का भी कितना निकालना है मेरे को 30%, सिंपल 0 से 0 कट जाएगी, 3 से ये मल्टीप्लाई होगा, 3 पंजे 15, 3 से 18, 19 का 3 4, 4,95,000। क्लियर है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 495। क्लियर है। अब लास्ट में मेरा यहाँ पे क्या निकलता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसको हम क्या बोलते हैं PAT। क्लियर है। अब इसमें से ये माइनस करके यहाँ पे निकाल दो, तो यहाँ पे कितना आएगा 9,80,000। क्लियर है। और यहाँ पे ये कितना आएगा 4,95,000, इसमें से अगर माइनस होगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 0 5 5 15 में से 4 यहाँ पे कितना आएगा 11,55,000, जैसे मैं सही से लिख देता हूँ 11,55,000। ये क्लियर हो गया पहले यहाँ तक। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे चेंज निकालना है, उसके बाद क्या निकालना है हमें परसेंटेज का चेंज। क्लियर है। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। ये वर्किंग नोट का आपका पार्ट रहेगा जो मैं एक्स्ट्रा यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ। क्लियर है। हाँ, तो सबसे पहले यहाँ पे 30 में से 20 गया तो यहाँ पे कितना बचेगा 10 लाख, प्लस का ही बचेगा ना, बट करंट ईयर का मेरा प्लस में अमाउंट है। अगला वाला 4.5 में से 4 के साथ कितना बचेगा 50,000। क्लियर है। 34,50,000 में से मेरा 24 लाख गया तो कितना बचेगा यहाँ पे 10,50,000। क्लियर है। अब यहाँ पे कितना था 18 में से मेरा 10 गया तो यहाँ पे कितना बचेगा 8 लाख। क्लियर है। यहाँ पे मेरा 16,50,000 में से 14 लाख जाएगा तो मेरा कितना बचेगा यहाँ पे 2,50,000। क्लियर है। यहाँ पे 495 में से मेरा 420 जाएगा तो कितना बचेगा इधर मेरा 20 माइनस हो जाएगा तो सिंपल सिंपल यहाँ पे बचेगा तुम्हारा 75,000। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे मेरा कितना बचेगा 11,55,000 में से मेरा 9,80,000 जाएगा। क्लियर है। मतलब यहाँ से 20 1,20,000 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1,75,000। क्लियर है। इतनी बात समझ में आ गया। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे चेंज निकालना है। क्लियर है। सही तो आ रहा है 11,55,000 1,75,000 आ गया। अब मेरे को यहाँ पे क्या निकालना है परसेंटेज का चेंज। कैसे निकालूंगा मैं इसको, किससे डिनोट करता हूँ परसेंटेज को डी से। डी मेरा कैसे आएगा C/A इनटू में क्या रखूंगा मैं 100। तो C मेरा फर्स्ट वाले केस में मेरा C कितना है यहाँ पे 10 लाख है। यहाँ पे मैं कितना लिखूंगा 10 लाख। A मेरा कितना है यहाँ पे 20 लाख। तो यहाँ पे कितना रखूंगा मैं 20 लाख इनटू में यहाँ पे क्या हो जाएगा परसेंटेज के लिए 100।
अब इससे ये काट दो, ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 50। यहाँ पे कितना परसेंट आ गया मेरा 50%। ऐसे आप यहाँ पे डाल के लिख देना। इधर कितना आ जाएगा मेरा 50। ऐसे आप यहाँ पे कितना लिखोगे अगले वाले के लिए, यहाँ पे लिखोगे कितना 50,000। सी मेरा कितना है 50 है। अपोन में मेरा क्या आ जाएगा प्रीवियस ईयर का अमाउंट। प्रीवियस ईयर का मेरा कितना है यहाँ पे 4 लाख। इनटू में कितना हो जाएगा यहाँ पे 100। काट दो यहाँ पे सिंपल तरीके से, इससे कट जाएगा, 3 से 3 जीरो कट गई। और यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा ये 12.5%। क्लियर है? हाँ 4 ठीक है 12.5 आएगा। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे आप अगले वाले का यहाँ पे निकाल दो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्ट। अगले वाले का आपका आएगा 43.75%। इसके वाले का आप निकाल लो 8 लाख में यहाँ पे कितना आ जाएगा इसका 80% आ जाएगा। इधर आपका ये कितना आ जाएगा इसका 17.86। इधर भी आपका कितना आ जाएगा 17.86। क्लियर है? और इस वाले का आपको यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसका भी आपका आ रहा है 17.86%। क्लियर है? हाँ अगला हमारा टॉपिक इसके अंदर क्या है यहाँ पे कॉमन साइज। कॉमन साइज क्या है यहाँ पे ना, हम ना हर एक वैल्यू को या फिर हर एक आइटम को किसी परसेंटेज फॉर्म में क्या करते हैं यहाँ पे हम कन्वर्ट करते हैं। फॉर्म में क्या करते हैं यहाँ पे हम कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम 2 तरीकों से होता है ये। एक तो सबसे पहले किस में होता है ये बैलेंस शीट के अंदर होता है, दूसरा ये किस में होता है प्रॉफिट एंड लॉस में होता है। सबसे पहले मैं एग्जांपल लेके बता देता हूँ। जैसे कि मान लो आपके पास 100 रुपए है। क्लियर है? अब इसके अंदर देखो आपने यहाँ पे 10 रुपए मान लो यहाँ पे आपने फूड में खर्च कर दिए, खाने पीने में। क्लियर है? 20 रुपए आपने ट्रैवल में खर्च कर दिए, 30 रुपए आपने कोई रेंट वगैरह देने में खर्च कर दिए। क्लियर है? तो अगर मैं पूछूं कि आपने ये परसेंटेज की फॉर्म में कितना खर्च किया, ये परसेंटेज की फॉर्म में कितना खर्च कर दिया, ये कितना खर्च किया, तो कैसे बता पाओगे? इन सबको आपको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। कैसे करोगे? सिंपल, अगर मैं फूड का पूछूं तो यहाँ पे आप 10 लिखोगे और यहाँ पे कंपैरिजन किसको रख रहे हो 100 को रख रहे हो ना टोटल वैल्यू को। यहाँ पे मैं कितना रखूंगा 100 को, और इनटू में परसेंटेज की फॉर्म में लगाने के लिए यहाँ पे क्या लिख दूंगा 100। तो यहाँ पे मैंने कितने परसेंट रुपए खर्च करे यहाँ पे फूड में 10%। ऐसे यहाँ पे कितने करे 20%। ऐसे यहाँ पे कितने करे 30%। तो ऐसे ना आपको यहाँ पे ना हर एक आइटम को उनकी टोटल जो भी वहाँ पे दे रखा हो उसकी परसेंटेज की फॉर्म में क्या करके कन्वर्ट करके बताने, करंट ईयर का अलग से और प्रीवियस ईयर का अलग से। क्लियर है? आपको वहाँ पे जैसे कि बैलेंस शीट में आपको टोटल जैसे असेट साइड का असेट साइड के टोटल से और लायबिलिटी साइड का लायबिलिटी साइड के टोटल से कंपेयर करके बताना है। क्लियर है? और प्रॉफिट एंड लॉस में किसको लेना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम एक और चीज भी बोलते हैं क्या आरएफओ। क्लियर है? यहाँ पे आपको किससे कंपेयर करना है आरएफओ से, यहाँ पे आपको किससे करना है टोटल से। बात समझ में आ गई? तो अभी मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि मेरे को प्रिपेयर करना है कॉमन साइज किसका बैलेंस शीट का। क्लियर है? और यहाँ पे मेरे को आइटम भी दे रखे हैं सब। तो चलो अब इसका फॉर्मेट बना के करते हैं कैसे बनेगा। क्लियर है? क्लियर है? यहाँ पे हमारे 4 कॉलम बनेंगे। ये हमारे इस साइड के ये कॉलम जो होता है ये मेरा होता है एब्सोल्यूट अमाउंट का,
क्लियर है? और ये वाला मेरा किसका होता है? परसेंटेज का, परसेंटेज वैल्यू। क्लियर है? यहाँ पे हम पहले वाले में हम क्या लिखते हैं हमेशा? प्रीवियस ईयर वाला। इसके अंदर हम कौन सा लिखेंगे? करंट ईयर वाला। क्लियर है? ऐसे यहाँ पे जो मैं परसेंटेज वैल्यू लिखूंगा ये भी अलग है। प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर वाला करंट ईयर वाले परसेंटेज के अंदर। क्लियर है? ऐसा आपका कॉलम बनेगा। ऊपर आपको यहाँ पे क्या लिखना है? कॉमन साइज ऑफ बैलेंस शीट बना देते हैं। आप क्या लिखोगे? बैलेंस शीट एज एच। तो यहाँ पे पूरा फुल फॉर्म के साथ लिखना है विद कंपनी नेम अगर दे रखा हो। और बैलेंस शीट हमारे 31 मार्च को होता था। 31 मार्च तक आपको डेट यहाँ पे डालनी है क्योंकि यहाँ पे देखो क्लोजिंग का बैलेंस दे रखा है ना। क्लियर है? तो सबसे पहले ये डाल दिया। और ये मेरा किसका रहेगा? पार्टिकुलर का। क्लियर है? ये आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है। ये क्वेश्चन नंबर आपका ये 17 है। क्लियर है? 17 है क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन बुक का। वैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूरा उतार दिया जैसे जैसे यहाँ पे है। क्लियर है? सबसे पहले और हाँ एक और यहाँ पे कॉलम बनेगा नोट नंबर। वैसे इसका कोई काम नहीं होता यहाँ पे पर आपको बनाना है, फॉर्मेट है ना इसीलिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे को क्या दे रखा है? यहाँ पे शेयर होल्डर फंड दे रखा है। तो शेयर होल्डर फंड मेरा किसके अंदर आएगा? फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे क्या लिखूंगा? इक्विटी एंड लायबिलिटी। कोई दिक्कत तो नहीं। और इसी के अंदर मेरे यहाँ पे क्या आता है? इसी के अंदर मेरे यहाँ पे क्या आता है? शेयर होल्डर फंड। क्लियर है? अब शेयर होल्डर फंड का अमाउंट मेरे को कितना दे रखा है? प्रीवियस ईयर का यहाँ पे 12 लाख, करंट ईयर का 18 लाख। यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रीवियस ईयर का सर 12 लाख है और करंट ईयर का कितना है? 18 लाख है। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। अगली चीज करें। अब पहले ना सबको यहाँ पे अमाउंट नोट डाउन करना है तब यहाँ पे परसेंटेज की फॉर्म में वहाँ पे लिख के जाना है। क्लियर है? इसे क्वेश्चन करने में आपको आसानी होगी। ये हमारा हो गया। अगला मेरा क्या है यहाँ पे? नॉन करंट लायबिलिटी। ये भी मेरा इक्विटी लायबिलिटी के अंदर आता नहीं आता? तो मेरे को इसी के अंदर लिखना है। फिर कैसे लिखूंगा? सेकंड नॉन करंट लायबिलिटी। क्लियर है? तो यहाँ पे अपनी शॉर्ट फॉर्म पे लिख देता हूँ मैं NCL। क्लियर है? तो यहाँ पे स्पेस में थोड़ा कितना आ जाएगा यहाँ पे? 6 लाख। और आपको पेपर में पूरा फुल फॉर्म के साथ लिखना है। क्लियर है? यहाँ पे भी कितना आ जाएगा मेरा? 6 लाख क्योंकि दोनों ईयर का सेम दे रखा है। अगला करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी मेरा इक्विटी और लायबिलिटी के अंदर ही आता है। तो इसको मैं लिख देता हूँ CL से। कितना? 6 लाख और 2 लाख। 2 लाख तो मेरा प्रीवियस ईयर का है। 2 लाख 6 लाख मेरा क्या है? करंट ईयर का है। क्लियर है? सही लिखा मैंने। अगला मेरे ना ये दो हो गए। अगला क्या है? नॉन करंट एसेट्स। अब एसेट ये तो मेरा अलग से बनता है ना इसका। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? इस साइड का टोटल यहाँ पे लिख दूंगा मैं क्या? लाइन। अब इसके बाद में किसका लिखूंगा? एसेट का। एसेट का यहाँ पे क्या होता है? सेकंड एसेट साइड। एसेट साइड के अंदर मेरा सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है? नॉन करंट एसेट्स। क्लियर है? नॉन करंट एसेट्स मेरा यहाँ पे कितना है? 14 और 21। प्रीवियस ईयर का 14 लाख है और करंट ईयर का कितना है? 21 लाख। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। अगला करंट एसेट्स। करंट एसेट्स मेरा कितना कितना दे रखा है? 6 लाख ये दे रखा है, 9 लाख ये भी मेरे इसके अंदर आता है। इसीलिए आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट पता होना चाहिए कौन सी चीज किसके अंदर आएगी। नहीं तो आप ये क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। कैसे कर पा रहे हो? मेरे को पता है शेयर होल्डर फंड मेरा इक्विटी लायबिलिटी के अंदर आता है। नॉन करंट मेरा इक्विटी लायबिलिटी के अंदर आता है। और बाकी ये दो चीजें मेरे किसके अंदर आती है? एसेट के अंदर। कभी कभार इसके आपको अंदर के पार्ट करके दे देगा। जैसे फिक्स वो पीपी बोल देगा इतना दे रखा है। तो आपको जानना पड़ेगा कि प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट आपका किसके अंदर आता है? नॉन करंट एसेट्स के अंदर। तो फिर उस हिसाब से आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। क्लियर है? अगला मेरे को वहाँ पे क्या दे रखा है? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स यहाँ पे कितना दे रखा है? 9 लाख और 6 लाख। 9 लाख मेरा कितना करंट ईयर का दे रखा है और 6 लाख मेरे को किसका दे रखा है? प्रीवियस ईयर का। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। मैंने पूरा फिलअप कर लिया और लास्ट में इसकी भी क्या हो जाएगी? टोटलिंग। क्लियर है? टोटल भी मैं कर ही देता हूँ।
12 6 18 18 तो कितना हो जाएगा 20 लाख। क्लियर है? 6 से 12 इसका भी कितना आ रहा है, सही से लिख देता हूँ मैं, 30 आ रहा है क्या? अच्छा 30 लाख। क्लियर है? इसका भी कितना आ रहा है 20 लाख। अरे पिछले बार जब हमने बैलेंस शीट बनाई थी तो दोनों का अमाउंट सेम ही आएगा, और इसका भी कितना आएगा 30 लाख करंट ईयर के हिसाब से। ये मेरा हो गया यहाँ तक, तो सभी कर लोगे। क्लियर है? अब यहाँ पे आपको परसेंटेज की फॉर्म में लिखना है। अब देखो कैसे लिखोगे ये। सबसे पहले प्रीवियस ईयर लेना है और इसको किससे कंपेयर करना है मेरे को, इसी के टोटल से। ऐसे मेरे को हर आइटम को इसके टोटल से क्या करना है यहाँ पे कंपेयर, और ऐसे करंट ईयर के आइटम को उसके टोटल से यहाँ पे मेरे को क्या करना है कंपेयर करना है। देखो कैसे करोगे। प्रीवियस ईयर का मैं पहले यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, शेयर होल्डर फंड, उसका कितना परसेंटेज की फॉर्म में होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे लिख देता हूँ शेयर होल्डर फंड। यहाँ पे आपको लिखना नहीं है, मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। क्लियर है? तो शेयर होल्डर फंड को मेरे यहाँ पे परसेंटेज की फॉर्म में लिखना है। तो शेयर होल्डर फंड यहाँ पे मेरा है कितना प्रीवियस ईयर का 12 लाख। सर 12 लाख मैंने इधर लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मैंने क्या बताया था कंपेयर किससे करना है, उसके टोटल से। तो प्रीवियस ईयर का टोटल कितना है 20 लाख है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं 20 लाख। लिख लिया मैंने 20 लाख, और परसेंटेज है तो कितना आ जाएगा 100, आपको तो पता ही होगा। तो यहाँ पे 0 से 0 काट के 4 से 4 0 कट गई, कितना आ जाएगा ये 60%। यहाँ पे मैं 60% लिख दूं, तो बाहर का चेंज कर लेता हूँ। हाँ ये लिख रहा होगा, हाँ 60% आ जाएगा ये। ऐसी 6 लाख को किससे कंपेयर करना है 20 लाख से। तो यहाँ पे मैं 12 लाख हटा के अब कितना लिख देता हूँ ऊपर 6 लाख। 6 लाख लिखा, 2 से 2 0, ये तो पहली कट गई 4 और ये 4। अब कितना यहाँ पे बचा 30 आ गया आंसर। तो यहाँ पे कितना लिखूंगा मैं 30%। यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा 30%। अब किसको कंपेयर करना है 2 लाख को। तो 2 लाख को करूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10%। अब सिंपल, अब 30 यहाँ पे क्या, अगला मेरा क्या बचा यहाँ पे आइटम 20 लाख। और 20 लाख को 20 लाख के नीचे रखोगे, 20 लाख के नीचे 20 लाख होगा तो 100 से करोगे तो कितना ही आएगा 100%। तो यहाँ पे आपको कितना आ जाएगा, समझ आ गया? ऐसे आपको अब करंट ईयर का कर देना है। क्लियर है? करंट ईयर का भी बताओ। अब 18 लाख को मैं किससे कंपेयर करूंगा, इसी के टोटल से। इसका टोटल यहाँ पे कितना दे रखा है 30 लाख। तो यहाँ पे अब मैं क्या रखूंगा, ये रफ कर देता हूं मैं 18 लाख, टोटल कितना था इसका 30 लाख, इंटू में क्या हो जाएगा 100, 2 से 2 0 कट गई, 4 4 और 3 6 कितना होता है 18, सबने पढ़ाई होगा टेबल। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये भी 60%। अगले वाला भी निकालोगे, अगले वाले यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 लाख है, 6 लाख का यहाँ पे अपॉन में कितना रखोगे 30 लाख। यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/5, ये कितना आएगा आपका 20%, और ये भी आपका कितना आएगा 20%, और ये आपका कितना हो जाएगा 100%। क्योंकि 30 लाख को 30 लाख के नीचे रखोगे तो कितना आ जाएगा 100%। हमेशा ये तो बराबर आ नहीं है, या फिर आप इसको जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ऐसे आपको इस साइड का भी निकालना है। अब यहाँ पे 14 लाख को किससे कंपेयर करोगे, इसके टोटल से। टोटल कितना है 20 लाख, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 70%, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 30%। ये कितना हो जाएगा आपका 100%, क्योंकि 20 लाख के नीचे 20 लाख आएगा, वैसे भी आपको पता है 100% आने वाला है। 21 लाख अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ पे 30 लाख, तो कितना आ जाएगा ये 70%, और 9 लाख ये भी कितना आ जाएगा 30%, और ये आपको कितना हो जाएगा 100%। तो कॉमन साइज ऑफ बैलेंस शीट हमारा ऐसे होता है। क्लियर है? आपको सबसे पहले पार्टिकुलर, नोट नंबर, एब्सोल्यूट अमाउंट और परसेंटेज वैल्यू लिखना है। क्लियर है? एब्सोल्यूट अमाउंट में 2 कॉलम बांट देना है, एक तो प्रीवियस ईयर का, दूसरा करंट ईयर का। बाकी आपको वहां से अमाउंट उठा के इसमें डाल देना है। फिर आपको जो प्रीवियस ईयर का जो अमाउंट है ना, उसको आपको परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्लियर है? कैसे, उसके टोटल से क्या करके कंपेयर करके। तो प्रीवियस ईयर वाले को प्रीवियस ईयर के टोटल से करूंगा, और करंट ईयर वाले को करंट ईयर के टोटल से। बाकी आपको लिख देना है प्रीवियस ईयर कितना है, ये ऐसे सेम के अंदर हो जाएगा। क्लियर है? अब अगला टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे, कॉमन साइज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर है? हाँ, तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, कॉमन साइज ऑफ बैलेंस शीट। अब हमारा अगला टॉपिक यहाँ पे क्या है, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस।
तो इसका भी सेम फॉर्मेट होता है, बस अंदर की चीजें क्या हो जाती है इसके अंदर अलग अलग हो जाती हैं, वो हम देखते हैं इधर क्या होगा। इस बार नोट नंबर और भूल में यहाँ पे बताना, क्लियर है। ये मेरा क्या रहेगा पार्टिकुलर का, ये मेरा किसका रहेगा नोट नंबर का, क्लियर है। जितने भी हमने कंपैरेटिव कॉमन साइज के फॉर्मेट देखे वो सब में क्या आएगा नोट नंबर आएगा, क्लियर है। फिर यहाँ हमारे दो में ये डिवाइड हो जाएंगे हर एक कॉलम, यहाँ से लाइन खींच दो और यहाँ से भी एक लाइन, क्लियर। ये मेरा क्या रहेगा एब्सोल्यूट अमाउंट या वैल्यू, क्लियर है, बुक के हिसाब से आप लिख देना। और यहाँ पे आपका क्या आएगा परसेंटेज ऑफ नेट सेल भी लिख सकते हो या फिर RFO, दोनों का मतलब एक ही होता है, क्लियर है। यहाँ पे आपका क्या आएगा प्रीवियस ईयर का अमाउंट और यहाँ पे आपका आएगा करंट ईयर का अमाउंट। और ऐसे ही यहाँ पे कॉमन साइज कर रहे थे, यहाँ पे हमें परसेंटेज की फॉर्म में लिखना होगा, जैसे हमने देखा था यहाँ पे प्रीवियस ईयर का परसेंटेज आएगा और यहाँ पे करंट ईयर का हर आइटम को क्या आएगा परसेंटेज की वैल्यू में आएगा, क्लियर है। सबसे पहले यहाँ पे आपको फॉर्मेट के ऊपर क्या लिखना है ना, किस चीज के लिए बना रहे हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्लियर है। यहाँ पे आपको लिख देना है जो भी एक्स्ट्रा डिटेल हमें दे रही थी कंपनी का नाम वगैरह और डेट वाइज, क्लियर है। तो अभी हमने फॉर्मेट यहाँ पे बना लिया, क्लियर है। फॉर्मेट बनाने के बाद अब आपको यहाँ पे आइटम चेक करना है। आइटम में आपके पास सबके क्या क्या दे रखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, क्लियर है। और क्या दे रखा है अदर इनकम, परचेज, चेंज, स्टॉक इन ट्रेड, अदर एक्सपेंस और इनकम, क्लियर है। इसी का पार्ट है। हाँ, तो सबसे पहले यहाँ पे हम कौन सा आइटम लेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, प्रीवियस का लिया और करंट का। तो आप क्या लिखूंगा फर्स्ट में तो हम ये लेते हैं ना इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्लियर है। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आपको प्रीवियस ईयर का अमाउंट प्रीवियस ईयर में, करंट ईयर का करंट ईयर में। प्रीवियस ईयर का यहाँ पे जो कितना दे रखा है प्रीवियस ईयर हमारा ये है कितना 7,50,000, तो यहाँ पे कितना लिखूंगा मैं 7,50,000। सिंपल आपको पहले नोट डाउन करना है, क्लियर है। उसके बाद आपको आगे की कैलकुलेशन करनी है। फिर क्या 10 लाख सिंपल मैंने लिख दिया। अगला अदर इनकम इसके बाद ही आता है, तो सेकंड पॉइंट बना के आगे लिखूंगा अदर इनकम। कितना दे रखा है 75 और 75 प्रीवियस ईयर का है और करंट ईयर का यहाँ पे कितना है 1 लाख। कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। अगला क्या है यहाँ पे ये दो आइटम मेरे हो गए। अब इसके बाद यहाँ से यहाँ तक क्या दे रखा है मेरे को एक्सपेंस। अब एक्सपेंस करने से पहले सबसे पहले यहाँ पे तीसरा पॉइंट हमारे क्या रहता है फॉर्मेट के हिसाब से टोटल रेवेन्यू निकालने का। अब टोटल रेवेन्यू यहाँ पे निकालोगे, क्लियर है। टोटल रेवेन्यू यहाँ पे कैसे आएगा टोटल करके, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे इनका टोटल कितना आ जाएगा ये 8,25,000 और यहाँ पे इसका कितना आ जाएगा 11 लाख। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके बाद फोर्थ आपको यहाँ पे किसका बनता है कॉलम एक्सपेंस का। और एक्सपेंस के यहाँ पे आपको आइटम दे रखे सबसे पहले क्या दे रखा है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड्स। तो इसका ये पार्ट यहाँ पे बनाओगे क्या लिखोगे परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, क्लियर है। एक्सपेंस का पार्ट होता है कितना दे रखा है 60 और 7.5 का, मतलब 6 लाख दे रखा है प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का यहाँ पे कितना दे रखा है 7.5 लाख। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। आगे चले अगला मेरे यहाँ पे क्या दे रखा है चेंज इन इन्वेंटरी ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, क्लियर है। तो इसी के अंदर आता है ये चेंज इन इन्वेंटरी। यहाँ पे मैं सिंपल अभी लिख देता क्योंकि स्पेस नहीं है, आपको पूरा लिखना है जैसे दे रखा हूँ। कितना दे रखा है 10,000 प्रीवियस ईयर का, तो यहाँ पे कितना लिखूंगा मैं 10,000 और वहाँ पे कितना लिखूंगा मैं कितना दे रखा है 50,000 मेरे को करंट ईयर का, वो भी किस में दे रखा है नेगेटिव में। कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे अदर एक्सपेंस वो भी इसी का पार्ट होता है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा अदर एक्सपेंस, क्लियर है। अदर एक्सपेंस मेरे यहाँ पे कितना आएगा प्रीवियस ईयर का तो मेरे कितना आएगा 7,500 और करंट ईयर का मेरे यहाँ पे कितना आएगा 10,000। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके बाद फिफ्थ नंबर पे हम क्या करते हैं यहाँ पे टोटल एक्सपेंस निकालते हैं।
क्लियर है? टोटल एक्सपेंस आएगा, टोटल एक्सपेंस हमारे इन सबकी क्या करके आता है, टोटलिंग करके, किन किन की एक्सपेंस की टोटल करके। उसके बाद हमारा 6th स्टेप यहाँ पे क्या होगा, टोटल एक्सपेंस के बाद अगर हम टोटल रेवेन्यू में से ये माइनस कर देते तो मेरा यहाँ पे क्या आता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। या मैं ये नहीं बोल सकता, अगर मैं ये वाले इस वाले स्टेप में से ये वाला स्टेप माइनस कर दूं तो मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। तो कैसे लिख सकता हूँ मैं, ये मेरा कौन सा स्टेप है, थर्ड। तीसरे में से अगर मैं फोर्थ वाले स्टेप माइनस कर देता हूँ, नहीं फोर्थ नहीं फिफ्थ, क्लियर है? क्योंकि फिफ्थ की तो टोटल एक्सपेंस है, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको टोटल निकाल देना है। उसके बाद 7th स्टेप आपका यहाँ पे क्या रहेगा, टैक्स रेट लिखना। तो टैक्स रेट यहाँ से क्या हो जाता है, माइनस। टैक्स रेट यहाँ पे कितना दे रखा है, 50%। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50%। उसके बाद आपका यहाँ पे क्या निकल आएगा, प्रॉफिट। ये मेरा आखिरी स्टेप होता है, तो आखिरी स्टेप मेरा क्या होगा, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसको हम PAT पैट भी बोलते हैं। क्लियर है? तो वो आपका यहाँ पे निकल आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके बाद हम निकाल भी देते हैं इनका 6 लाख 10, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6,17,500 का भी बस एक्सपेंस के यहाँ पे टोटलिंग करके बता रहा हूँ। क्लियर है? इसके बाद इसका कितना आएगा, यहाँ पे 7.5 में से ये गया 50, तो 7,10,000। क्लियर है? अब इसमें से ये टोटलिंग क्या करना है मेरे को, माइनस। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 8,25,000 में से यहाँ पे कितना, 6,17,000 गए, कितना बचेगा यहाँ पे, 15 में से 7 गया 8, 1 में से 1 गया 0, 8 में से 6 गया 2, और 500 और माइनस करना है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा, 2,07,500। यहाँ पे कितना लिखूंगा मैं, 2,07,500। क्लियर है? इसमें से मैंने ये माइनस करा है, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस करके। क्लियर है? ये आया मेरा। अगला 11 लाख में से मैं ये माइनस कर दूंगा। अब 11 में से 7 गया तो यहाँ पे कितना बचेगा, सिंपल सी बात है, 4,10,000। कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके आगे ये, अब वो यहाँ पे टैक्स रेट लगाना है। टैक्स रेट कितना, 50%। तो 50% का मतलब क्या, इसका आधा हो जाएगा। यहाँ पे 2,07,500 को अगर मैं 1/2, मतलब यहाँ 50% ही निकाल दो। 2,07,500 का मेरे को कितना निकालना है, 50%। और काट के भी मेरा कितना आ रहा है यहाँ पे, 1/2। यहाँ से काट दो, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10। तो 1,03,750 785 आ रहा है ना। 2 6 2 7 जा 14, हाँ इतना ही आ रहा है। क्लियर है? ये 3 नंबर ही बचेगा, किधर, 10 4 10 की जगह ये वाला 11 में से जाएगा ना, 7 10 4 10 होगा ना, प्लस की माइनस 11 टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस होगा ना। 11 में से 7 गया, हाँ 4 4 10 से है, 10 हो गया। अरे हाँ 3 नंबर आएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसका 50% निकालना है, तो इसका 50% यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 लाख का कितना, 3,90,000 का 50%। क्लियर है? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये आपका, 1.5 लाख यहाँ 90 का आधा कितना हो जाएगा, 45, तो 195। क्लियर है? कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1,95,000। क्लियर है? अब आधा करा है तो यही अमाउंट नीचे भी आ जाएगा, 1,03,750 और 1,95,000। क्लियर है? अब उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको परसेंटेज के फॉर्म में निकालना है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या बताया था, किससे कंपेयर करना है, प्रीवियस ईयर का प्रीवियस ईयर के आरएफओ से और करंट वाला करंट ईयर के आरएफओ से। क्लियर है? तो पहले वाले केस में अगर मैं कंपेयर करूंगा तो पहले वाले आइटम को करूंगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को। यहाँ पे कैसे लिखूंगा, 7,50,000, और कंपेयर भी किससे करना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नीचे भी मेरा क्या आएगा, 7,50,000 इंटू में क्या हो जाएगा यहाँ पे 100, काट के भी मेरा कितना ही आना है 100%। यहाँ पे कितना लिख दूंगा मैं 100। सिमिलर इस वाले केस में भी मेरा कितना आ जाएगा 100। क्लियर है? अब अगले वाले का निकालना है, तो अगले वाले का निकालने के लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, अगले वाले आइटम की वैल्यू मेरी कितनी है, 75,000। क्लियर है? अब
वैल्यू मेरे को नीचे किसकी लेनी है, आरएफओ की। तो आरएफओ मेरे यहाँ पे कितना है, 7,50,000 इंटू में यहाँ पे कितना हो जाएगा 100। 2 से 2 जीरो कट गई, ये कट गया, तो यहाँ पे कितना आएगा मेरा 10%। यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा 10%। सिमिलरली मेरे यहाँ पे 1 लाख के नीचे अगर 10 लाख रकूंगा तो ये भी मेरा कितना आ जाएगा 10%। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब 8,25,000 अपॉन में कितना आ जाएगा मेरे यहाँ पे 750। अगला मेरे यहाँ पे क्या दे रखा है 8,25,000 अपॉन में मेरे यहाँ पे कितना आ जाएगा यहाँ पे 7.5 लाख। सिमिलर आपको इसमें भी ऐसे करके निकाल देना है, वैल्यू करके माइनस प्लस करके। यहाँ पे मेरा देख ले तो मेरा कितना आएगा यहाँ पे 110%, और ये भी मेरा कितना आएगा 110% अगर आप निकालोगे। यहाँ पे कितना रखना है 10 लाख नीचे रखना है इस वाले केस में भी, अगले वाले केस में, और 11 लाख क्या आएगा ऊपर आएगा। 11 लाख अपॉन में 10 लाख रखूंगा तो मेरा ये कितना ही आ जाएगा 110%। और आप ऐसे करके भी निकाल सकते हो। ये इसमें क्या हो रहा है प्लस हो रहा है ना, तो प्लस होकर भी यहाँ पे कितना आ रहा है 110। सिमिलर आप ये वाला निकाल लोगे, 6 लाख अपॉन में कितना रखोगे 7,50,000। तो यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे बता देता हूँ कितनी आ जाएगी 80%। यहाँ पे कितना आएगा आपका 75%। सिमिलर ये वाला 10,000, यहाँ पे आप कितना रखोगे अब 10,000 रखोगे, और कॉमन बेस आपने क्या ले रखा है यहाँ पे 7,50,000, और इनटू में यहाँ पे कितना हो जाएगा 100। यहाँ पे आप वैल्यू आप निकाल लोगे, तो यहाँ पे वैल्यू मेरी कितनी आएगी 1.33, और यहाँ पे मेरे कितना आएगा 5%। वो भी किस में आएगा नेगेटिव में, क्योंकि वैल्यू किसकी दे रखी है नेगेटिव में। सिमिलर ये वाला आप निकालोगे तो ये वाला आपका आ जाएगा 1%, क्योंकि 7,500 के नीचे 7.5 लाख लिखोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1%। और इस वाले केस में मेरे कितना आएगा 1%। कोई दिक्कत तो नहीं है। अगले वाले यहाँ पे आपको निकालना है, तो अगले वाले के अंदर आपका आ रहा है यहाँ पे 82.33, और यहाँ पे आएगा आपका 70%। क्लियर है। और इसके बाद 70 नहीं करता है। अब इसका भी आपको सेम तरीके से निकाल देना है, तो 2,07,500 के नीचे कितना रखोगे 7.5 लाख। तो यहाँ पे आपको कितना आ रही है 27.67, और ये कितना आ रहा है आपका 39.50। क्लियर है। अब इसको वैल्यू को कंपेयर करना है, सब चीज को आपको कंपेयर करके लिखना है। 13.83 और 19.50। सिमिलर आपका यही नीचे आ जाएगा। क्लियर है। आपको ऐसे बनाना है सिंपल। आपको यहाँ पे आरएफओ से प्रीवियस ईयर का प्रीवियस ईयर के आरएफओ से कंपेयर करके लिखना है, और करंट ईयर का करंट ईयर के आरएफओ से। क्लियर है। और सबकी वैल्यू यहाँ पे निकाल देनी है जैसे निकाल। क्लियर है।